नमस्कार दोस्तों। 2026 में बैंक एग्जाम्स में क्लर्क की नौकरी अगर आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड होगी। यहां मैं आपको कितने टाइप के एग्जाम्स होते हैं ये बताऊंगा, उनकी स्टेजेस क्या होती हैं ये बताऊंगा, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या उसमें आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, एवरीथिंग, कब उनका एग्जाम होता है, सब कुछ दोस्तों हम यहां पर जानेंगे, है ना। और अगर आप जानना चाहते हैं बैंक क्लर्क नहीं सर, बैंक पीओ की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो पीओ के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो पहला लिंक आपका उसी की वीडियो का दिया हुआ है। तो दोस्तों आइए वन बाय वन हम इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। 2026 में बैंक में क्लर्क कैसे बने। सबसे पहली चीज जो भी मैं आपको यहां पर बैंक बताने वाला हूं, ये वो बैंक्स हैं जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं। मैं प्राइवेट बैंक की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। गवर्नमेंट बैंक्स में आपके लिए सबसे पहले ये तीन दोस्तों एग्जाम बनते हैं जो कि आपके मेजर बैंक होते हैं। मेजर बैंक में सबसे पहला एग्जाम बनता है दोस्तों आईबीपीएस के थ्रू क्लर्क का पेपर। अब आईबीपीएस क्या होता है, ये एक एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सोनेल सिलेक्शन, ये इसका पूरा नाम है। ये बॉडी एग्जाम कराती है क्लरिकल लेवल पर। हमारी जितनी भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, जो कि टोटल 12 बैंक्स हैं, उन 12 में से 11 बैंकों के लिए, कितनों के लिए, 11 बैंकों के लिए क्लर्क की वैकेंसी के लिए सिर्फ एक ही पेपर होता है जो कि आईबीपीएस कराती है क्लर्क की वैकेंसी के लिए, जिसका जो नाम होता है वो होता है सीएसए। तो फिर मैंने आईबीपीएस क्लर्क क्यों लिखा है, क्योंकि साधारण भाषा में हम क्लर्क कहते हैं, सीएसए से बोलते हैं, जिसका मतलब हो जाता है कस्टमर सर्विस एसोसिएट। तो ये इसी को हम आईबीपीएस क्लर्क कहते हैं। और आईबीपीएस के थ्रू क्लर्क में आप जब एग्जाम देंगे तो आपके पास 11 बैंक्स होंगी। आप प्रीफर करेंगे जो भी आपकी प्रीफरेंस होगी, आपकी प्रीफरेंस के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से आपको बैंक अलॉट हो जाती है। और इसके लिए आपकी एज लिमिट होती है मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स। ये एज लिमिट आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है। और अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से नहीं है, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से, आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं और अदर जितनी भी रिजर्व्ड कैटेगरीज होती है, तो अपने देश में जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम्स होते हैं, सभी जगह रिलैक्सेशन मिलता है। और वो रिलैक्सेशन हर एक एग्जाम में सेम होता है। जैसे कि ओबीसी के लिए दोस्तों 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है कि आप 28 हैं तो आपके सामने 3 इयर्स और एडिशनल मिल जाएंगे। एससी एसटीज के लिए 5 इयर्स है। ऐसी आपकी पीडब्ल्यूबीडी के लिए और अदर कैटेगरीज के लिए भी रिलैक्सेशन है। वो रिलैक्सेशन आप सभी में ऐड करते जाना, ठीक है ना। तो जितनी भी अभी मैं क्राइटेरिया बताऊंगा वो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज का बताऊंगा। तो आइए समझते हैं। तो आईबीपीएस क्लर्क मैंने बताया 11 बैंक के लिए ये। तो एक 12वीं बैंक कौन सी बची, 12वीं बची एसबीआई क्लर्क। एसबीआई क्लर्क का अलग से पेपर होता है और इसका भी एज क्राइटेरिया मिनिमम 20 इयर्स, मैक्सिमम 28 होता है। तो आपके सामने एग्जाम एक ये होगा क्लर्क का, दूसरा एग्जाम की अपॉर्चुनिटी ये है, और तीसरी एग्जाम की अपॉर्चुनिटी होती है आईबीपीएससी कंडक्ट कराती है आरआरबी क्लर्क में। अभी आरआरबी क्लर्क क्या होता है, आरआरबी की फुल फॉर्म होती है रीजनल रूरल बैंक्स। आप देखते हैं जिस भी स्टेट में आप हैं तो उस स्टेट की ग्रामीण बैंक होती हैं। तो उन ग्रामीण बैंक में फायदा क्या होता है, सबसे अच्छी बात क्या होती है, आप उसी स्टेट में ही आपकी नौकरी लगेगी, ज्यादातर ग्रामीण इलाके में ही होती है। तो ये दोस्तों अच्छा फायदा इसका ये होता है। दूसरा फायदा इसके अलावा दूसरा है जो कि मैं अभी पहले नहीं बताया। दूसरा फायदा है आपके जब आप इसमें कंपटीशन में तैयारी करते हो ना तो ईजी होता है पेपर, कंपैरेटिवली ईजी होता है। इंग्लिश प्रीलिम्स में आती नहीं है और मेंस में भी आपके पास ऑप्शन होता है, आपको चूज करनी है इंग्लिश या हिंदी में पेपर देना है। तो काफी सारे फायदे हो जाते हैं। दैट्स व्हाई ये काफी ल्यूक्रेटिव जॉब में से एक बन जाती है आईबीपीएस की आरआरबी क्लर्क। अब देखो इसमें कमाल की बात है कि इसमें आप 18 साल के होंगे तो 18 साल से एलिजिबल है ना। यहाँ क्लर्क बनने के लिए आपको 20 साल चाहिए मिनिमम, लेकिन यहाँ क्लर्क बनने के लिए आप 18 साल से एलिजिबल हैं। ऐसा क्यों है, इसके पीछे के हो सकते हैं कोई रीजन हो, और रीजन ये कुछ ना कुछ बताते होंगे। हर साल इसको लेकर डिस्कशन होता है कि भाई 18 साल में कितने बच्चे होंगे जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होंगे, इसको भी बढ़ा दो भाई, थोड़ा वहां 28 से 30 कर दो। मतलब वो लोगों का अपना अपना वहां डिस्कशन है। कई बार लोग इसको भी कहते हैं 20 से 18 कर लो, बट चलो ये एलिजिबिलिटी है, आप लोगों को देखना है क्या आप एलिजिबल हैं। 2026 में मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28, और एज पर दी कैटेगरी आपको रिलैक्सेशन मिल गया। ये तो मैंने बताया एज। तो ये तीन मैंने बताई एग्जाम, ये मेजर बड़े एग्जाम है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तीन ही होते, इसके अलावा हर एक स्टेट की कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं।
आपकी स्टेट में भी कोऑपरेटिव बैंक्स होंगी, उनके भी नाम होंगे, तो उन कोऑपरेटिव बैंक्स के भी अलग से एग्जाम्स होते हैं, मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया है। बट जो प्रिपरेशन में आपको बताऊंगा उस प्रिपरेशन से हर प्रकार के जितने भी क्लर्क लेवल के एग्जाम होंगे आप उनको दोस्तों आराम से क्रैक कर सकते हो, जो क्लर्क लेवल के एग्जाम होंगे। बट ये 3 मेजर बड़े एग्जाम्स हैं। मुझे पिछले 10 साल हो चुके हैं दोस्तों पढ़ाते हुए बैंक एग्जाम्स को। पिछले 10 सालों में मैंने देखा है कि किस तरीके से बच्चे ना जम के आते हैं, प्रिपरेशन करते हैं और फोकस्ड प्रिपरेशन से उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। अब इसके लिए क्वालिटी में, क्वालिफिकेशन में जो आपको चाहिए दैट इज बैचलर्स डिग्री। आपने डिस्टेंस से करी हो, रेगुलर करी हो, प्राइवेट करी हो, कैसे भी करी हो, अगर आप ग्रेजुएट हैं यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबल हैं। हाँ, उस ग्रेजुएशन में भी क्या होता है कि जो एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है इसमें अगर आपने कंप्लीट नहीं हुआ है और आपकी अभी अपियरिंग है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट उसमें डेट दी होती है कि इस डेट तक रिजल्ट आ जाए। बाकी इन सब में तो आप ऑलरेडी क्वालिफाइड होने चाहिए। तो अगर आपने ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होने जा रही है 2026 में या हो गई है, यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल। ये आपके सामने क्वालिफिकेशन है, बस ये चाहिए। कहीं से भी कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी ग्रेजुएशन में किया हो बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए। नाउ एग्जाम की स्टेज पर आते हैं। क्लर्क के एग्जाम में अच्छी बात तो ये बस इसमें 2 ही स्टेज होती है और इसके अलावा तीसरी स्टेज होती ही नहीं है। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले हम आरआरबी क्लर्क को पढ़ ले रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, आईबीपीएस के थ्रू आरआरबी क्लर्क। ठीक है, 2 स्टेज। पहली स्टेज होती है प्रीलिम्स की, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है दोस्तों, है ना, ऑनलाइन ही पेपर होता है। दूसरी होती है मेंस की, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है, ऑनलाइन ही होता है। बस प्रीलिम्स और मेंस हो गया, बस सिलेक्शन। नो इंटरव्यू, नो अदर नथिंग, कुछ की जरूरत है ही नहीं, बस ये 2 स्टेज होती हैं। हाँ जी, इसके अलावा तीसरी स्टेज भी होती है, वो दोस्तों आपकी स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। वो तो हर एक एग्जाम में होता है, तो वो कोई स्टेज नहीं, वो डॉक्यूमेंट तो आपके सही होने ही चाहिए, है ना जी। नाम, अपना नाम, फादर नेम, है ना, अपने डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो 10th मार्कशीट में, आपके आधार कार्ड में, आपके बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स में जो है वो सब सेम होनी चाहिए, बस वो ध्यान रखना। ठीक है, तो बस 2 ही स्टेज है जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है प्रॉपर। दूसरा दोस्तों आईबीपीएस क्लर्क होगा, इसमें भी 2 स्टेज होती है, प्रीलिम्स जो ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस जो ऑब्जेक्टिव होता है। और ऐसे ही एसबीआई क्लर्क में भी प्रीलिम्स जो ऑब्जेक्टिव होगा, मेंस जो ऑब्जेक्टिव होगा। असल में डिस्क्रिप्टिव कुछ आता नहीं है। अगर आप सोच रहे हो सर डिस्क्रिप्टिव भी आता है क्या किसी एग्जाम में, किसी भी क्लर्क के पेपर में डिस्क्रिप्टिव नहीं होता। तो मेजर 2 चीजें मैं यहां लिख देता हूं कि क्लर्क का कोई भी पेपर होगा उसमें नो डिस्क्रिप्टिव, नो डिस्क्रिप्टिव पेपर, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है अभी तक, तो देखो नहीं है। अब फ्यूचर में आ जाए तो हमें पता नहीं, तो उसके लिए प्रिपेयर किया जाएगा, है ना। और ना ही इसमें इंटरव्यू होता है, नो इंटरव्यू। जैसे कि पीओ के पेपर होते हैं ना, पीओ के पेपर में तो इंटरव्यू होता ही है, क्लर्क में नहीं होता है। और पीओ में भी, आरआरबी में डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, लेकिन हाँ बाकी सब में होता है। तो चलो ये हमें समझ में आया, एग्जाम की स्टेज 2 स्टेज है। अब आते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें पढ़ना होता है। तो प्रीलिम्स में यूजुअली सभी एग्जाम्स में 3 तो आपके सब्जेक्ट होते हैं। पहला इंग्लिश, मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूं। दूसरा क्वांट दोस्तों, और तीसरा रीजनिंग। ये 3 प्रीलिम्स में होते हैं। आईबीपीएस का क्लर्क होगा तो भी ये 3 पेपर प्रीलिम्स में आएंगे। एसबीआई का क्लर्क होगा तो भी 3 पेपर प्रीलिम्स में आएंगे। लेकिन जो आरआरबी का क्लर्क होगा ना, आरआरबी के क्लर्क में इंग्लिश नहीं होता, सिर्फ क्वांट और रीजनिंग होता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पढ़ने तीनों ही पढ़ते हैं, उसमें मेंस में आता है। बाकी मेंस में जब आएंगे तो ये 3 तो कॉमन है, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग। ये और ऐड हो जाता है जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस, ये सबको एक साथ ही मैंने जनरल अवेयरनेस में लिख दिया है। और कंप्यूटर, ये ऐड हो जाते हैं। इससे आपका दोस्तों मेंस में आता है, ये सभी मेंस एग्जाम में आते हैं। लेकिन जो आरआरबी का पेपर आता है, आरआरबी को एक्सेप्शन में रखो। आरआरबी में जो होता है, आरआरबी में यहां लिख देता हूं, प्रीलिम्स में क्या होगा, 2 होंगे, मैंने लिखा एक क्वांट और दूसरा होता है रीजनिंग। ठीक है, और मेंस में दोस्तों आपके पास, यहां लिख देते हैं, मेंस में आपके पास ऑप्शन बन जाते हैं। देखो क्वांट तो होगा ही, ठीक है, रीजनिंग भी होगा ही, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये तो होगा ही, है ना। और अब यहां पर आपके सामने ऑप्शन आता है कि या तो आप इंग्लिश चूज करना चाहो या फिर हिंदी। तो बहुत सारे बच्चे जो और भी अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उनको लगता है इंग्लिश डिफिकल्ट है, वो हिंदी चूज करते हैं, उसमें भी अच्छा स्कोर करते हैं। ये आरआरबी का पैटर्न है। ठीक है, आ चलते हैं अब
अगर मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं और अगर हम एक एक करके जाने हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बेसिक चीज बताता हूं इंग्लिश के लिए। कभी भी आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है, ज्वाइन एनी फाउंडेशन बैच, कोई भी फाउंडेशन बैच, चाहे आपकी ऑफलाइन क्लासेस में आप ज्वाइन कर रहे हो, रिकॉर्डेड क्लास ऑनलाइन किसी की देख रहे हो, लाइव क्लास देख रहे हो, कहीं से भी किसी से पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, बट सबसे पहले एक फाउंडेशन आपको पढ़ना जरूरी है। एंड दैट इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू इंग्लिश, इन फैक्ट फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। आप में सभी में पहले फाउंडेशन पढ़ना, ये सिंपल। आपने फाउंडेशन पढ़ा, आपने समझा कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। फाउंडेशन पढ़ने के बाद यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग थ्रू मॉक पेपर्स। मॉक पेपर से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, दैट्स इट। फाउंडेशन पढ़ा, मॉक पेपर से प्रैक्टिस हो गई। अब ये जो मैंने मॉक पेपर लिखे, मॉक पेपर हो गए। कोचिंग इंस्टीट्यूशन में कहीं पढ़ रहे होंगे तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन आपको आपकी प्रैक्टिस शीट देती है। ऑनलाइन जैसे आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हम पीडीएफ के थ्रू आपको नोट्स देते हैं ताकि जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। बट मॉक पेपर इज वेरी कॉमन, वो होना ही चाहिए, क्योंकि मॉक पेपर से एग्जैक्टली पता चलता है कि इस टाइप का क्वेश्चंस आ रहे हैं और हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो रेलेवेंट है, क्या हम स्कोर इंप्रूव कर रहे हैं। दैट्स व्हाई मॉक पेपर्स विल ऑलवेज हेल्प यू। तो ऐसे करके ये हमारा बेसिक चीज है, आपने यहां से किया। और स्पेशली इंग्लिश के लिए, क्योंकि और अगर आप इंग्लिश में हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, स्पेशली नॉन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से, जो आप हिंदी मीडियम में हो, मराठी मीडियम हो, गुजराती हो, किसी भी मीडियम से हो, बट अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं है तो इंग्लिश आपको मुश्किल लगती होगी। एंड उसके लिए यू नीड टू डेवलप रीडिंग हैबिट। इस रीडिंग हैबिट को डेवलप करिए न्यूज़पेपर और एडिटोरियल से। और इस न्यूज़पेपर और एडिटोरियल को मैं डेली पढ़ाता हूं दोस्तों। एक और चैनल है, आप में से जो भी बच्चे नहीं जानते, आपके लिए अभी सर्च कीजिए विशाल परिहार। एक और यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब का चैनल का नाम है विशाल परिहार बयान अकेडमी। आप ऐसे सर्च करोगे, डिस्क्रिप्शन में हालांकि लिंक दिया हुआ है उस चैनल का। इस चैनल पर 7 AM हर दिन लाइव में आता हूं और एक न्यूज़पेपर की एडिटोरियल की रीडिंग में कराता हूं। पिछले 10 सालों से दोस्तों मैं एडिटोरियल रीडिंग करा रहा हूं और वही दोस्तों आज भी कराता हूं। हालांकि अब मैं इसमें द हिंदू न्यूज़पेपर को इंक्लूड ना करके लाइव मिंट न्यूज़पेपर इंक्लूड करता हूं। पहले द हिंदू से काफी आर्टिकल बनते थे एग्जाम में, बट अब ऐसा रिसेंटली पिछले 3-4 सालों से देखा नहीं जा रहा है, कम बन रहे हैं। लाइव मिंट में आर्टिकल जो जिस तरीके के आ रहे हैं वो फाइनेंस वाले आर्टिकल, इकोनॉमी वाले आर्टिकल आते हैं और एग्जाम में ऐसे ही आर्टिकल आते हैं। इसका मतलब अगर हम इसी तरीके के आर्टिकल की हर दिन प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में भी स्कोर अच्छा कर पाएंगे। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं न्यूज़पेपर कराता हूं, आप इसे पढ़िए, आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी। रीडिंग इंप्रूव होने के साथ में कॉम्प्रिहेंशन की पावर इंप्रूव होती है, वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। और इतना इंप्रूव होने का मतलब आप मैक्सिमम पोर्शन इंग्लिश का कर पाएंगे। ऑलमोस्ट 60 to 80% आपका रीडिंग और वोकैब का ही सेक्शन होता है। ग्रामर तो क्या होती है, कुछ दिन पढ़ोगे, आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, ग्रामर याद हो जाएगी, रूल। बाकी मेजर सेक्शन है जो लिखा है उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाए, जो वर्ड लिखे हैं उसको हम याद कर पाए, एंड डेफिनेटली वो आप कर पाएंगे। आप हर दिन यहां से पढ़ना शुरू कीजिए। चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली 7 AM पर पढ़ना शुरू करिए फ्री में मेरे साथ। मजा आएगा तो फिर आगे बढ़ेगा। ये बात होगी दोस्तों अभी तक की। अब हम और आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश को सिलेबस जो है डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट में। अब जैसे पीओ होता है तो उसमें चौथा हिस्सा भी आ जाता है, बट अभी क्लर्क है तो क्लर्क में एक हिस्सा आता है दोस्तों ग्रामर का। इंग्लिश में आपको पहले ग्रामर कंप्लीट करनी होती है, दूसरा पार्ट होता है वोकैबुलरी का, और तीसरा पार्ट होता है दोस्तों रीडिंग का। पीओ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो चौथा पार्ट भी होता है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करें क्योंकि क्लर्क में उसकी जरूरत नहीं होती। तो ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग, इन तीनों को दोस्तों हमें कंप्लीट करना होता है। और इन तीनों में भी जो सेक्शन एग्जाम में आते हैं उनको बड़े ध्यान से सुनो। ग्रामर में से एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों एरर डिटेक्शन, है ना। देखिए ये सेक्शन पूछा जाता है एरर डिटेक्शन, और एरर डिटेक्शन प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आता है। जो मैं बताता जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, ये ग्रामर का सेक्शन एरर डिटेक्शन, ठीक है, ये प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में भी आता है। दूसरा आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये भी दोस्तों प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में भी आता है। तो ग्रामर के जो चैप्टर्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, ऐसे पढ़े होंगे ना स्कूल टाइम में, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, उन्हीं सबको पढ़कर हमें एरर ढूंढनी होती है। सेंटेंस कनेक्टर्स और सेंटेंस स्टार्टर्स यूजुअली प्रीलिम्स में नहीं देखे जाते, देखे भी जाते तो इजी आते, बट यस मेंस में जरूर देखे जाते हैं, तो हमने इसको मेंस के लिए रखा। ऐसे करके दोस्तों हमारे ये 4 सेक्शंस बनते हैं जो कि ग्रामर के अंदर बनते हैं, और इन चारों पार्ट को जो है एग्जाम में पूछा जाता है वो हमें ग्रामर के अंदर ही कवर करने होते हैं।
ये तो ग्रामर कंप्लीट हुआ। अब आते हैं वोकैबुलरी से क्या क्या कंप्लीट करेंगे। वोकैबुलरी का मतलब वर्ड याद किया, वर्ड का मीनिंग याद किया कि क्या मतलब है। अब उस वर्ड का मीनिंग याद करने के बाद उसको हम एंटोनम क्या बनेगा उसका ये पता होना चाहिए, सिनोनम क्या बनेगा ये पता होना चाहिए। एंटोनम सिनोनम पता होंगे तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो वोकैबुलरी पर पहला क्वेश्चन दोस्तों एंटोनम सिनोनम का बनता ही बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं एंटोनम सिनोनम के। डायरेक्ट नहीं आते तो यूजुअली जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन बनता है उसके अंदर कोई वर्ड उठाकर पूछ लेते हैं, इस वर्ड का यहां पर जो यूज हुआ है उसका एंटोनम बताइए या उसका सिनोनम बताइए, मोस्ट सिमिलर मोस्ट डिसिमिलर करके कुछ भी करके पूछ सकते हैं। ओवरऑल एक चीज ध्यान रखनी है कि एंटोनम सिनोनम हमें याद करने हैं, ये याद करें। दूसरा ईडियम्स एंड फ्रेजेस। दोस्तों जैसे आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो भाई ईडियम्स एंड फ्रेजेस के डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं 20 मार्क्स के, है ना। बट यहां ऐसा होता नहीं है कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस के डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हो, बस ईडियम्स फ्रेजेस याद करनी है। समटाइम्स कोई क्वेश्चन दिया है वहां एक ईडियम यूज कर ली गई है तो ईडियम का मतलब पता होगा तभी हम उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसका यूज बस इतना सा है। समटाइम्स ईडियम्स का डायरेक्टली मतलब भी पूछ लेते हैं बट ऐसा नहीं कि मेजरली है, बट हमें याद करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। जैसे ईडियम्स होती हैं उसी तरीके से दोस्तों फ्रेजल वर्ब्स भी हमें याद करनी होती हैं। उसके बाद वर्ड फिलर्स के क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना प्री मेंस दोनों में बनते हैं, प्री में भी मेंस में भी। प्री प्लस मेंस दोनों में होता है, ये भी प्री प्लस मेंस दोनों में होता है। वर्ड फिलर भी प्री प्लस मेंस दोनों में होते हैं। ये बस लेवल में डिफरेंस आ जाता है कि सिंगल फिलर डबल फिलर आ जाते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में डबल फिलर और ट्रिपल फिलर टाइप के या और थोड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज करके पूछ लेते हैं। वर्ड यूजेज आते हैं प्रीलिम्स मेंस दोनों में आते हैं, पूछ लेते हैं वर्ड का करेक्ट यूज बताइए, वर्ड का इनकरेक्ट यूज बताइए। एसबीआई क्लर्क मेंस का रिसेंटली एग्जाम हुआ तो उसमें आप पूछा एक वर्ड है उस वर्ड का यूज करेक्ट यूज सेंटेंस में नहीं पूछ रहे, उस वर्ड का कह रहे जो भी इस वर्ड का इंटोनम होगा, बता भी नहीं रहे क्या इंटोनम होगा। फॉर एग्जांपल वर्ड दिया आपके सामने इंक्रीज और कहा कि इसका जो भी इंटोनम होगा, ये तो आसान वर्ड है तो पता चल गया इंक्रीज का इंटोनम तो डिक्रीज है। तो इसमें 3 सेंटेंस दिए गए हैं और बताओ भाई किस सेंटेंस में इसका इंटोनम का करेक्ट यूज हुआ है। इंक्रीज के एंटोनम का करेक्ट यूज किया तो भाई देखो डिक्रीज कहीं लिखा होगा, डिक्लाइन करके कहीं लिखा होगा, समझ रहे हो, डाउनग्रेड करके कहीं लिखा होगा, ऐसे वर्ड जो उसका ऑपोजिट हो सकता है, क्या हो सकता है बताया भी नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं वर्ड यूजेज। तो वर्ड की नॉलेज अच्छी है, कॉम्प्रिहेंड करने की नॉलेज अच्छी है तो हम क्वेश्चंस कर पाते हैं। वर्ड स्वैप करके पूछ लेते हैं कि जो वर्ड जहां लिखा है सेंटेंस में क्या उसका करेक्ट पोजीशन है, नहीं है तो उसको स्वैप कर दीजिए। क्लोज टेस्ट एक सेक्शन आता है दोस्तों, एक पैराग्राफ दिया होता है, उस पैराग्राफ में कई सारे ब्लैंक दिए होते हैं और उन ब्लैंक में दोस्तों आपको यहां ऐसे ऐसे करके ब्लैंक में दिए होते हैं, एवरी ब्लैंक के लिए 5-5 ऑप्शंस दिए होते हैं। आप पूछते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या वर्ड होगा जो इस ब्लैंक में आएगा, तो पूरे पैराग्राफ को पढ़कर उसका हमें जवाब देना होता है। यहां पर वोकैब की नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन दोनों की नॉलेज की जरूरत होती है। तो ये हमारा वोकैबुलरी का सेक्शन बना है एंड ऑफ कोर्स ये सारे वर्ड भी ये सारे के सारे हमारे प्री मेंस दोनों में आते हैं। लेवल इनके इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, प्रीलिम्स में कम और मेंस में ज्यादा। ये हो गया दोस्तों वोकैबुलरी का सेक्शन। अब आते हैं रीडिंग के सेक्शन में। रीडिंग में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है। अब जब ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है ना दोस्तों तो इसी में ही क्वेश्चन वो इंटोनम सिनोनम का बन जाता है। समटाइम्स इसी के अंदर डबल फिलर सिंगल फिलर वाले क्वेश्चन दे देते हैं, इसी के अंदर दोस्तों ग्रामर का एरर का क्वेश्चन भी बना देते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से अलग से पूछ के मिक्स करके पूछ के कैसे भी करके पूछा जा सकता है। आपको बस हर टाइप के क्वेश्चंस हर टाइप के कॉन्सेप्ट सीखने हैं, उनकी प्रैक्टिस करने ताकि जैसे भी पूछा जाएगा यू आर ऑलरेडी रेडी फॉर दैट, है ना। आज चलते हैं नेक्स्ट होता है पैरा जंबल्स। प्रीलिम्स मेंस दोनों में आता है, अलग अलग सेंटेंस दे दिए जाते हैं और कहते हैं ये जंबल्ड फॉर्म में है, आगे पीछे करके हैं, इनको सही सीक्वेंस में लगाओ। वो प्रीलिम्स मेंस दोनों में आते हैं। पैराग्राफ कंप्लीशन यूजुअली सिर्फ मेंस में देखा जाता है। इन्फरेंस के क्वेश्चंस यूजुअली सिर्फ मेंस में देखे जाते हैं। मैच द कॉलम की क्वेश्चंस प्री मेंस दोनों में आते हैं। तो दोस्तों ये हमारे सामने सेक्शन आता है रीडिंग का, जो कि दोस्तों आपको करना होता है। अब जैसे इसी में है घुमा के और क्वेश्चन बन जाते हैं, पैराग्राफ कंप्लीशन से बना देंगे, सेंटेंस कंप्लीशन सब वही है, बस घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप सीखेंगे कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। बट ये हमारा ओवरऑल जो है एक सिलेबस हो गया इंग्लिश का। इतनी बात आप सबको समझ में आ चुकी है मुझे लग रहा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, बाकी से जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस क्या है। देखिए मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैंने इंग्लिश को आपको डिटेल में बताया, बाकी के लिए मैंने बाकी टीचर से सिलेबस मांगा कि आप मुझे सिलेबस दीजिए सो दैट आई कैन शो टू यू।
अब वो आप देख लीजिए। सिलेबस में आते हैं क्वांट के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या आता है आप जरा बड़े ध्यान से देखो। ये सेक्शन मैंने लिख दिया कि क्या क्या आता है, प्रीलिम्स में कैसे कैसे टॉपिक आते हैं, मेंस में कैसे, ये सब टॉपिक है डिटेल वाले। बट ओवरऑल आपने देखा सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन ये आता है, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस होते हैं, इनइक्वालिटी न्यूमेरिक वाले क्वेश्चंस होते हैं, सिंप्लीफाइड अरिथमेटिक सेट्स, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ये इसी के क्वेश्चंस हमने देख लिए। ये हमारा बेसिकली क्वांट का सेक्शन जो होता है वो बनता है। तो आपको इसका भी फाउंडेशन पढ़ना होगा और फाउंडेशन पढ़ने के बाद इसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी, क्वांट के लिए रेडी रहना होगा। आप में से कितने लोग हैं जिनका यार क्वांट इजी लगता है, जिनको यार क्वांट इजी है? जिनको क्वांट इजी लगता है वो आराम से देख के मजे आ जाएंगे। जैसे इंग्लिश जिनको इजी लगता है वो आराम से मजे आ जाएंगे, पर जिनको इंग्लिश इजी नहीं लगता उनके लिए मैं हूं, अब चिंता नहीं करो। मेरे साथ बस एडिटोरियल पढ़ना शुरू करना विशाल परियार यूट्यूब चैनल पर, मेरे साथ हर दिन पढ़ना। धीरे धीरे पहले आपकी रीडिंग इंप्रूव कराऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना। तो ये हमारा क्वांट हो गया। अब रीजनिंग एबिलिटी का सेक्शन में देखो क्या क्या आता है। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट आता है, एक पजल्स का सेक्शन आता है, सिलोजिज्म और सिलोगिज्म दोनों बोलते हैं इसे, इनइक्वालिटी आती है, कोडिंग डिकोडिंग एक सेक्शन होता है, ब्लड रिलेशन एक सेक्शन होता है, डायरेक्शन सेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक, मिसलेनियस सीरीज होती है, इनपुट आउटपुट, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी। ये हमारे सामने दोस्तों रीजनिंग का सिलेबस हो गया। अब रीजनिंग में कैसे डिटेल में पढ़ा जाएगा वो सर ही पढ़ाएंगे और आपको उसमें पढ़ना है। इसके अलावा आते हैं जनरल अवेयरनेस पर। इसमें क्या क्या देखो दोस्तों आता है, तो ये भी मैंने सर से, अभिजीत सर से पूछने के बाद ही दोस्तों बनाया है कि करंट अफेयर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो लास्ट 6 to 8 मंथ्स के सर आपको कराते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस पूरा करना होता है, स्टैटिक जीके करना होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स जो होंगी वो सर कराते हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिक अवेयरनेस ये सबको जो है वो सर कराते हैं, स्टैटिक बैंकिंग सेक्शन ये भी सर आपको करा रहे होते हैं। किसी के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, किसी की टैगलाइन क्या है, नाम क्या है, कब स्टार्ट हुए, सारी चीजें स्टैटिक जो रुकी हुई चेंज नहीं होती, ये सब दोस्तों आपके जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में बनता है। अच्छा, अब आते हैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड पर। आरआरबी में आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन आते हैं। तो देखो कंप्यूटर में क्या क्या आते हैं। अब कंप्यूटर में बेसिक चीजें ही पूछी जाती है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स होंगी, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके बारे में, नेटवर्किंग हो गई, इंटरनेट ईमेल हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, कंप्यूटर सिक्योरिटी हो गई, ये सारी चीजें हो गई जो कि कंप्यूटर में पूछी जाते हैं। ओवरऑल आपको पता चल गया कि अगर हमें क्लर्क की प्रिपरेशन करनी है तो हमें ये सब कुछ पढ़ना होगा, है ना। अब इसमें पढ़ने के लिए दोस्तों अगर 2026 के लिए आपने प्रिपरेशन का प्लान बनाया हुआ है तो सबसे पहला काम, आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है आप वहां जाइएगा और डेली सुबह 7 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे पढ़ना शुरू कीजिएगा। तो पहले आप मुझसे पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अगर, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर समझ में आता है कंटिन्यू मेरे साथ पढ़िएगा, उस चैनल पर वीडियोस पढ़िए, इस चैनल पर भी वीडियोस हैं काफी। अगर समझ में आता है तो ही आप फिर पेड कोर्स लीजिएगा, फाउंडेशन कोर्स लीजिएगा। अगर समझ ना आए तो जबरदस्ती नहीं लेना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको बता देता हूं मैं, अगर पेड कोर्स लेना है तो फिलहाल अभी अनअकैडमी पर आप पेड कोर्स के लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसका भी फिलहाल प्राइस 1411 है 12 महीने के सब्सक्रिप्शन का। आप आकर इसको जैसे परचेस करोगे तो 12 महीने तक आपको आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के बैचेस मिलते हैं, जैसे कि 15 दिसंबर से फाउंडेशन बैच 2026 के एग्जाम्स की तैयारी के लिए बैंकर फाउंडेशन 2026 15 दिसंबर से दोस्तों ये शुरू होने वाला है। और इस फाउंडेशन बैच में हम सारे के सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। मैं दोपहर 3 बजे पढ़ाऊंगा जो लाइव क्लास होगी, और आप मेरे साथ आकर पढ़ सकते हैं। बट अगेन एक शर्त है, पहले आपको मेरे साथ एडिटोरियल पढ़ना है हर दिन सुबह 7 बजे। अगर वो समझ में आता है, मेरा पढ़ाया हुआ तरीका समझ में आता है, मेरे क्वेश्चंस जो मैं कराता हूं वो आपको समझ में आते हैं, तभी आप आइएगा। अदरवाइज आप पहले कंटिन्यू करिए एग्जाम्स को लेकर अपने यूट्यूब की क्लासेस से, है ना। उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। हाँ जी, एक सवाल अभी रह गया है, वो है सर इनकी क्या कट ऑफ जाती है ना जी। देखिए सबसे स्टार्ट में मैंने लिखा था, यहां पर आते हैं, क्वालिफिकेशन मैंने बता दी, एज लिमिट मैंने बता दी, एग्जाम की स्टेज बता दी मैंने, सिलेबस बता दिया। ये बच रहा है कट ऑफ।
कट ऑफ का सवाल जो आएगा तो आपको बता दूं, जितने भी क्लर्क के पेपर होते हैं ये हर एक स्टेट वाइज इनकी कट ऑफ अलग अलग होती है। आप जिस भी स्टेट होंगे हो उस स्टेट की कट ऑफ अलग है, दूसरे स्टेट के बच्चों की कट ऑफ अलग है। कभी भी कट ऑफ सेम नहीं रहती है। पीयू के एग्जाम में एक ही कट ऑफ जाती है, पूरे ऑल इंडिया की नेशनल लेवल की, बढ़िया स्टेट वाइज जाती है। इसलिए दोस्तों कट ऑफ यहां पर लिख पाना, बता पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं आपको एडवाइस दूंगा, आप गूगल पर जरूर सर्च कीजिएगा कट ऑफ आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स कट ऑफ और आपकी स्टेट, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, वो पूरा पूरा चार्ट दे देते हैं। तो आपको वो चार्ट का कट ऑफ मिलता रहेगा। तो प्रीलिम्स का भी मिल जाएगा, प्रीलिम्स का अलग मिलेगा, मेंस का अलग मिलेगा, है ना जी। और प्रीलिम्स और मेंस की कट ऑफ के लिए कंफ्यूज मत होएगा, क्योंकि पेपर होता है 200 मार्क्स का, कट ऑफ आती है 100 से। ऐसा कैसे होता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन करने के बाद रॉ स्कोर जो होता है, रॉ स्कोर से कट ऑफ नहीं आती है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर से कट ऑफ आती है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, अब इतना डिटेल में बिल्कुल मत जाइए। जब आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे धीरे धीरे तो वो भी सब कुछ हम जानते रहेंगे। हर एक एग्जाम में आईबीपीएस का क्या फॉर्मूला होता है, एसबीआई क्या फॉर्मूला रखती है, कैसे आपका प्रीलिम्स, कैसे आपका मेंस, क्या जज होता है, एवरीथिंग सब कुछ हम दोस्तों उसमें डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो में क्वालिटी कंटेंट काफी हद तक चीजें मिली होंगी। आपके जो भी सवाल है प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं उन सवालों को देखकर आपके लिए वीडियोस करूंगा जो 2026 के बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए आप तैयारी करें, बहुत हेल्पफुल आप लोगों के लिए होने वाली है। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। प्यारा सा लाइक बटन में प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को भेजिए उसके पास जो कि प्रिपरेशन करना चाहता है 2026 में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।